अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहां से सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं an equation of the form an equation of the form और जो फॉर्म होता है उसका, वो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, जहां पर a कभी 0 नहीं हो सकता, is called as quadratic equation. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि a, वो 100% जीरो नहीं होना चाहिए. अगर वो जीरो हो गया तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे. तो सबसे पहला मेन पॉइंट हमने आपको लिखवाया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी पे बनते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ता है. ऐसा करते ही वो इक्वेशन में एक लैम्डा में रेस्ट्रिक्शन आ जाती है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपलसरी कंडीशन को फुलफिल कर देती है. तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब आगे हेडिंग डालते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट को हम लोग किस तरह से समझते हैं, जरा इस पे भी ध्यान देते हैं. जैसे कि जो a, b, c है are called the coefficient, इन्हीं को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ y is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो जो ABC है इसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं. जहां पर आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा वेयर, जहां पे A जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. A को हम लोग कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है. और जो C होता है उस C को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म. मतलब C के दो नाम होते हैं, या तो आप उसको एब्सोल्यूट और कांस्टेंट, ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, लेकिन बुक्स में अलग अलग तरीकों से लिखा रहता है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीकों से लिखा दे रहा हूं. तो जो एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं या सी को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और कई बुक्स में इसको फ्री टर्म भी कहते हैं. मतलब फ्री टर्म यानी जो एक्स से इंडिपेंडेंट. तो आई थिंक इतनी बातें आप पहले से भी जानते होंगे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंपलसरी कंडीशंस क्या है. अब आगे हेडिंग डालते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं. रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा ध्यान देंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. सबसे पहला पॉइंट, अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि आप लोग रूट्स कहते तो हैं लेकिन उसका मतलब पूरी तरीके से समझते नहीं है. तो आज आप पॉइंट समझ लीजिए. अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a root of a quadratic equation is a number alpha which satisfies the quadratic equation, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज ऑन substituting
that is on substituting x equal to alpha, we get, ध्यान दीजिएगा, we get a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. That means अगर कोई किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. जैसे अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो x इक्वल टू अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है, वहां आप x की जगह अल्फा डाल देंगे, और अगर बीटा होगा तो आप x इक्वल टू बीटा डालेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. अगला, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज टू रूट्स. हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं. वो दो रूट्स कैसे हो सकते हैं? वो दो रूट्स जो होंगे वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, या रिपीटेड रूट भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? रिपीटेड रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल हो जाए. तो ये इसका मतलब होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द quadratic equation, the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 given by, रूट्स हम लोग कैसे बताते हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं x इक्वल टू माइनस बी, सबको याद आ गया होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. तो सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता होंगे कि वो क्या होते हैं. ये धराचार्य जी का फॉर्मूला होता है जो आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा है. तो धराचार्य जी बता के गए थे कि अगर आप किसी इक्वेशन को फैक्टराइज करके भी रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप हर इक्वेशन को फैक्टराइज ना कर पाए. हो सकता है आप किसी इक्वेशन को फैक्टराइज ना कर पाए, तो ऐसे केस में जो उसके रूट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी होती है, यानी कि द क्वांटिटी b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड या इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. तो आपने ये वर्ड पहले भी सुना है, ऑफ इक्वेशन. उसको हम लोग इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं. तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी. अब हम लोग आगे हेडिंग डालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स. हेडिंग डालिए, नेचर of roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. देखिए, सबसे पहले हमको रूट्स का नेचर भी समझना है. तो आपको ये जरूर कभी ना कभी किसी ने बताया होगा कि द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो मैंने आपको ये इनइक्वालिटीज से भी पढ़ाया है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल और इक्वल रूट्स तभी होते हैं इफ d इक्वल टू 0, यानी अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए. अगर 0 हो जाए तो ऐसे केसेस में हम उसको कहते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, real and distinct roots
if d greater than 0, that means b square minus 4ac greater than 0, ये इसका मतलब होता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी 100%। यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात आपको पहले भी पता है, आपने आज पहले दोबारा फिर से देख ली है, ठीक है। तो यदि आपसे कहा जाए रियल और डिस्टिंक्ट रूट, अब यह मेरी बात को यहाँ पे और भी समझने की कोशिश करिएगा। अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कहा जाए तो आप d ग्रेटर देन 0 ही लिखेंगे, उस पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। और यदि लिखा जाए कि रियल और इक्वल रूट्स है तो ऐसे केस में d इक्वल टू 0 ही लिखेंगे। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात पे हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग समझते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी, या एक पॉइंट हम लोग फिर से लिख लेते हैं दोबारा ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं जो अब हम लिखने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन has real roots if and only if d greater or equal to 0। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपसे कोई कहेगा कि रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स के अंदर कहते ही उसके अंदर दो कैटेगरी बन जाती है कि उसके रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और उसके रूट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स है, तो वहां पर आप दोनों कंडीशन इंक्लूड करेंगे, d ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपको इस वाले पॉइंट को खासकर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पॉइंट को लोग जानते तो हैं लेकिन क्वेश्चन में बहुत ही भयानक तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी इनकी इनइक्वालिटी मैच करती है, कभी नहीं करती है, कभी कोई पॉइंट इंक्लूड करते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर कोई आपके सामने सिर्फ और सिर्फ लिखता है कि d क्या है आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केस में रूट्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रियल लिखे होने चाहिए। लेकिन अगर रियल और डिस्टिंक्ट लिखे तो अब आप 100% d ग्रेटर देन 0 कर देंगे, और इक्वल लिखे हैं तो आप d इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास रियल बना है तो रियल में आपके पास दोनों कंडीशंस इंक्लूड होती है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आपकी हमारी बात आप मतलब समझ गए होंगे, इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स इफ d लेस देन 0। तो इमेजिनरी रूट्स में क्या होगा, d लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, the equation has different roots. The equation has different roots। समझ गए होंगे आप, हमारी बात यहां तक क्लियर हो गए होंगे कि अगर उसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट रूट्स हैं तो आप 100% ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट रूट्स होने की कंडीशन में कि उसका जो d है वो 100% 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों भाई, ये कह सकते हैं ना, ये भी कंडीशन कि अगर उसके डिफरेंट रूट्स हैं तो 100% उसका d 0 नहीं हो सकता। मतलब या तो वो लेस देन 0 होगा या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन हम ये भी तो कंडीशन कह सकते हैं कि अगर d उसके दोनों रूट्स डिफरेंट है तो d नॉट इक्वल टू भी तो 0 हो सकता है। तो ये बात आपको खासकर और ध्यान देनी होगी कि अगर इक्वेशन में या कोई क्वेश्चन इस तरह से आपके पास बन करके आ जाए कि उसमें लिखा है कि उसके डिफरेंट रूट्स हैं, तो डिफरेंट रूट्स का मतलब 100% उसका d नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं,
वो बच्चों को पता रहता है लेकिन वो क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाते, फिर से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और इस बार जेई मेंस के क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले टर्म पे मैंने आपको जेई मेंस का क्वेश्चन कराया था ना, और आपने देखा था वो क्लास 11 की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों इसी तरीके से अब मैं जो पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ इसी पॉइंट को एनसीईआरटी में भी यूज करते हैं और जेई मेंस के क्वेश्चन में भी यूज किया जाता है, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखिए, अभी तो आप बिगिनर है। If P plus root Q is an irrational root of quadratic equation, if P plus root Q is irrational root of quadratic equation, then P minus root Q is also a root of quadratic equation। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो p प्लस रूट क्यू है, तो उसका दूसरा रूट 100% p माइनस रूट क्यू होगा ही होगा। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, अगर p रैशनल है तो अंडर रूट क्यू वो इरेशनल होगा। और बच्चों आपको पढ़ाया जाता है कि रैशनल प्लस इरेशनल का रिजल्ट कैसा होता है, इरेशनल। तो बच्चों ये बात आपको पहले से पता होगी कि रैशनल प्लस इरेशनल का रिजल्ट इरेशनल होता है। तो अगर आपके पास कोई इरेशनल रूट्स p प्लस रूट क्यू टाइप का है तो 100% दूसरा रूट आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, वो p माइनस रूट क्यू ही होगा, आपको उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट बच्चों आपको 100% याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी बातें आपको और भी समझनी पड़ेंगी कि जैसे मैंने लिख दिया p माइनस रूट क्यू इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट all the coefficients are rational, comma q। समझ गए कि नहीं, मैंने क्या आपको एक कंडीशन लिखाई, मैंने आपको ये कंडीशन लगाई कि ऐसा संभव है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कंडीशन भी काम करती है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स आप समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एबीसी, वो क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। और जो क्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर क्यू मान लो आपका 25 है तो भैया 25 का तो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर तो वो रैशनल प्लस इरेशनल वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो हमारी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं है, मतलब p प्लस रूट क्यू में जो रूट क्यू है वो इरेशनल तब कहलाएगा जब क्यू अंडर रूट के अंदर है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर क्यू जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो अंदर कैसे रहेगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, तब तो ये कंडीशन ही खत्म हो जाएगी, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू जैसी। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट p प्लस रूट क्यू टाइप का यानी इरेशनल रूट है p प्लस रूट क्यू टाइप का, तो 100% उसका दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू जरूर होगा। लेकिन जो कोफिशिएंट्स हैं वो उसके रेशनल होने चाहिए और q जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं q इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को ये कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू रैशनल नंबर, याद रखिएगा जो q होता है ना, q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। If ABC belong to rational number and D is a perfect square of a rational number, then the roots are rational,
then the roots are rational। तो बच्चों आपको ये कंडीशन जरूर याद रखनी होगी कि अगर ABC आपके क्या हैं, रैशनल नंबर है, वैसे भी वो रैशनल होते हैं यार क्वेश्चन में, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके रूट्स भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रैशनल है तो आप 100% उसमें क्या कहेंगे कि उसका डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। समझ गए आप? तो बच्चों ये ऐसी कंडीशंस हैं जो आपके दिमाग से निकल सकती है, इसलिए मैं आपको सारी कंडीशंस लिखवा रहा हूं, आप लिखते चले जाइएगा। इन कंडीशंस को नहीं पता होंगी तो आपसे काफी सारे क्वेश्चंस अटकना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम बोलते बोलते आपकी स्क्रीन पे लिख भी बैठे हैं। यदि आपका लीडिंग कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए वो 1 है एंड बी कॉमा सी वो इंटीजर्स हैं, याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए आपका 1 है और बी और सी क्या है, इंटीजर्स है, एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर रैशनल। तो देखिए बच्चों मैंने क्या बताया आपको, मैंने एक कंडीशन बताई, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए, और जो बी और सी है, जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें बी और सी आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, और रूट्स आपके क्या हैं, रैशनल हैं, देन उन रूट्स की क्या क्या पहचान होगी, उन रूट्स की पहचान होगी, देन द रूट्स देन द रूट्स मस्ट बी इंटीजर्स। यानी अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीजर रूट्स चाहिए तो बेटा वो उसकी एक कंडीशन होती है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और जो उसके रूट्स हैं यानी कि रैशनल होने चाहिए और उसके जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसे केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी इंटीजर निकल के आएंगे। ये पॉइंट बहुत ही बच्चों को अजीब लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े ही हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म से। अगर किसी भी इक्वेशन का p प्लस आई क्यू इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर p प्लस आई क्यू टाइप का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, देन p minus iq is also a root of quadratic equation। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया बिल्कुल उस तरह से, अगर p प्लस रूट क्यू एक रूट होता है तो p माइनस रूट क्यू भी होता है, उसी तरीके से अगर p प्लस आई क्यू होगा तो p माइनस आई क्यू भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को हमारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी और सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब आप एक काम कर लीजिए, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं पहले आप उसको 5 मिनट तक आराम से देखिए। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और नई हेडिंग डालते हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, दिस इज फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये तो एकदम छोटी सी थ्योरम होती है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then ax square plus bx plus c is equal to a times x minus alpha into x minus beta। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं
तो आप याद करिए, आप छोटी क्लासेस में क्या किया करते थे। आप लिखा करते थे कि उस अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा होंगे तो उसकी इक्वेशन आप कैसे लिखते थे। आप लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ऐसे ही तो लिखते थे ना, याद करिए। आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो आप इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। आप उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। जहां पर बच्चों ये जो ए है वो आपको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि ए एक लीडिंग कोफिशिएंट होता था। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट होता था वो कभी कभी 0 में चला जाता था, तो वो आपको समझ में ही नहीं आता था। तो आप डायरेक्टली क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने कोई नई चीज आपको नहीं लिखवाई है, हमने वही आपको लिखवाया है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो बच्चों ये इक्वेशन यही बनेगी जो मैंने नीचे लिखी हुई है। बस मैंने ऊपर एक डिफरेंट फॉर्म में लिखी है क्योंकि वो फॉर्म न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो बच्चों आपको ये खासी तरीके से ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो हम उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं और उसको किसी एक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम ये नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। मैंने फैक्टर थ्योरम हेडिंग डलवाई है, रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग कहीं नहीं डलवाई है। तो कई बच्चे इसको कंफ्यूज होकर कहते हैं कि सर आपने एक बार रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी। दिस इज नॉट अ रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज फैक्टर थ्योरम, जिसको मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स आपको पता है, तो आप उसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। इसको बिना किसी कंफ्यूजन के समझ लीजिए, कोई गलती मत करिएगा, वरना आपसे कई सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे कंफ्यूजन में। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। relation between roots and coefficients. Relation between roots and coefficients. तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट अल्फा एंड बीटा be two roots. Let alpha and beta be two roots of quadratic equation
ओके बच्चों, जस्ट वेट करिए 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए वेट करिए। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, स्क्रीन आपको विजिबल है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो ये बच्चे सभी लोग जानते होंगे कि सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होते हैं -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। तो बच्चों इतना आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो जैसे आपके पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, या आपको कह दिया जाता है कि प्रूव दैट कि इस इक्वेशन के रूट्स है -b + -√b² - 4ac/2a, तो आप ये बात पहले से भी जानते हैं कि आप इसको कैसे किया करते थे। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास 10th। आप कैसे करते थे? सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन में आप डिवाइड करते थे। याद करिए, आप इस तरह से लिखा करते थे सबसे पहले, यानी x² के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाते थे। 1 बनाने के बाद आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, यानी कि a² + b² + 2ab, ये 2, ये a और ये b। ध्यान दीजिए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो टर्म आपने ऐड किया है उसको आप माइनस भी करते थे। जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे तो याद करिए, आता नहीं था बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको उससे फैक्टर्स निकालने होते थे, रूट्स निकालने होते थे। ये वैसे ही तो उसकी प्रूविंग करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। ये देखिए, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, इस क्वांटिटी को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और बाकी सारी क्वांटिटीज वही लिखी हुई हैं जो आपकी इक्वेशन में है, x² + b/ax + c/a = 0। बोलो समझ में आ गया यहां तक? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, हो गया, = क्या आता है? ये आता है b² / 4a² - c/a। होपफुली आप लोगों को अब याद आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्किंग होती थी। और यहां से बच्चों आता था 4a² एलसीएम में, और ऊपर आता था b² - 4ac। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या आता था बच्चों? ये आता था ± (b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। और बच्चों जब हम x की वैल्यू निकालते थे तो x की वैल्यू आती है -b/2a ± (b² - 4ac/2a, जिसको बच्चों आप एलसीएम लेकर के कंबाइन करके क्या लिखते हैं, -b ± (b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a। तो बच्चों आप, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, दिस इज द प्रूविंग ऑफ धराचार्य फॉर्मूला। ये धराचार फॉर्मूला ऐसा थोड़ी नहीं कि आप पहली बार प्रूफ कर रहे हैं, ये क्लास 10th का ही एक पार्ट है जो आपने आज दोबारा देखा है। तो बच्चों हमें आपसे क्या जिक्र कर रहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके सम ऑफ रूट्स होते हैं -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ये भी आप बात पहले से जानते हैं। और बच्चों अगर मैं इसी बात को दोबारा रिपीट करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो क्या आप डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं निकाल सकते? डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स किस तरह से लिखा जाता है? इसके लिए आप क्या करते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिफरेंस को सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। और यदि हम स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना ले तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा? बाहर आकर के हो जाएगा
स्क्वायर रूट के बाहर आके हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों आप चेक कर लीजिए, इस तरीके से इस पार्ट को यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स को लिखा जाता है। तो बच्चों आपसे कभी भी डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा जाए तो आप उसको इसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, जहां पर अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है माइनस बी बाई 2a, और अल्फा बीटा आपका क्या है सी अपॉन ए। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स, जिसको आप और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। जिसको आप लिखना चाहें तो ऊपर वाला अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो d होता है, और नीचे जो अंडर रूट ए स्क्वायर है उसको आप ए भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ रूट्स। मतलब आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखने के लिए 4 घंटा पहले सोच रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स को हम किस तरह से लिखें। तो आई थिंक आपको हमारी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आने लगे। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे अगर हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन गिवन है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं, तो इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स, if alpha comma beta are roots of 3x square plus 2x plus 1 equal to 0, then find the equation, whose roots are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta। तो ये बच्चों एक तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया है, जिसको अभी मैं आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा जैसा कि आप जानते हैं। इसमें अभी मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसका जो नॉर्मल मेथड है वो समझिएगा। देखिए कैसे करते हैं बच्चों। क्या होता है कि जैसे आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, पहले आप उस इक्वेशन को लिख लीजिए और उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू 1 आएगी। अब आप इसके सम ऑफ रूट्स लिखिए, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c अपॉन a। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आप हमको ये बात बताओ कि आपसे कौन सी इक्वेशन पूछी गई है जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो। तो तुम कहोगे सर अगर आपको अगेन आपके पास रूट्स पता है तो आप क्या करिए, उसमें से जो एक रूट है यानी कि 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसको आप कुछ मान लीजिए गामा। जो दूसरा रूट है उसको आप मान लीजिए डेल्टा। यानी अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, गामा और डेल्टा। तो आप कहोगे सर वो तो इक्वेशन हमें आती है बनाने, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ऐसी तो लिखते हैं आप। अब बच्चों ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे गामा प्लस डेल्टा, यानी कि 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बच्चों आप इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, तो आप इसको अपनी कॉपी में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगी 2। तो आप इसको अपनी कॉपी में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो आपको पता है उसको यूज करना होगा, उससे आपका सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा is equal to 1 plus 2 upon 3 plus 1 upon 3 whole divided by 1 minus 2 upon 3 plus 1 upon 3 is equal to 3। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया, सम ऑफ रूट्स भी आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कि सर आपका क्वेश्चन हो गया, तो आपको इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन आपकी होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने सम ऑफ रूट्स क्या निकालना है, पीछे देखिए जाके, पीछे आपने क्या निकाला है सम ऑफ रूट्स, वो निकाला है 2। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2x, और आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाला है 3 निकाला है। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप हमारे फाइनल आंसर की तरफ ध्यान दीजिए, और आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन भी जेईई मेंस में ही आया है, वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को हमारी बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम लोग इसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और बच्चों ये शॉर्टकट यानी ऑल्टरनेट मेथड मेरा खुद का बनाया हुआ है, जिससे आप क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में जल्दी कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में कैसे करेंगे, शॉर्टकट में बच्चों आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आपके पास रूट्स में सिमेट्री है। यानी कि पहले तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में जब करेंगे तो पहले जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है पहले आप उसको लिख लीजिए, उसका सम ऑफ रूट्स लिख लीजिए। क्या है इसका सम ऑफ रूट्स, -2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1/3। अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट क्या है, उसके रूट है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, और दूसरा रूट है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब बच्चों हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या रूट्स में सिमेट्री है कि नहीं है। तो तुम कहोगे हाँ सर दोनों रूट्स में सिमेट्री है, मतलब 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन निकालनी होती तो तीसरा रूट होता 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा। तो उसको सिमेट्री कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और सिमेट्री कब ना होती, अगर ये इस तरह से दिखता 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, अगर इस तरह से दिखता तो हम कहते सिमेट्री नहीं है। लेकिन बच्चों जब कभी भी रूट्स में सिमेट्री आपको दिखाई दे तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके उसकी इक्वेशन 2 स्टेप्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ये होता है कि आप क्या करिए कि किसी भी एक रूट को आप x के बराबर लेट कर लीजिए। कैसे लेट कर लीजिए, x के बराबर आप किसी भी एक इक्वेशन को लेट कर लीजिए, x या a जो भी आपको समझ में आए आप लेट कर लीजिए। ठीक है, बोलो हमारी बात समझ में आए, किसी भी एक रूट को आप x के बराबर लेट कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालिए। क्या करिए, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालिए। तो निकालिए क्या आएगा, x अल्फा प्लस अल्फा, x अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यानी बच्चों यहां से जो अल्फा निकल करके आएगा वो जरा ध्यान से देखिए किस टाइप का आ रहा है, ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आया अल्फा का वैल्यू। और बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फा किस इक्वेशन का रूट है, जरा वहां पे ध्यान दीजिए कि अल्फा किस इक्वेशन का रूट है। तुम कहोगे सर अल्फा तो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका रूट है, यानी ओरिजिनल इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई जैसे ही करेगा तो सेटिस्फाई आप उसको करा दो,
यानी अल्फा की वैल्यू उस इक्वेशन में आप पुट कर दो। अल्फा क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अल्फा क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, आपके पास एक ही काम बचा है कि अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें जो अभी आपने बनाई है। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन, ठीक है, जिसको अभी आपने बनाई है। इसको बच्चों आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है, आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आप 1 प्लस, आप क्या करिए, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बच्चों इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। बच्चों जब आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास पता है क्या रिजल्ट आएगा? वही रिजल्ट आएगा जो आपने ऊपर निकाला था, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी आपने वही रिजल्ट ऑब्टेन्ड किया जो आपने पहले काफी देर तक सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकाले, फिर उसको इक्वेशन में पुट करके आपने काम किया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना होगा, कभी भी अगर आपको रूट्स में सिमेट्री नजर आए तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं और खट से आप वो इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं जिसके रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, हैज रूट्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको भरोसा नहीं है कि इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो आप क्या करिए, इन रूट्स का सम लीजिए। भाई ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, कौन से दो रूट्स हैं, एक ये एक ये, तो अगर आप इसका सम लेंगे सम ऑफ रूट्स तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि 2 आ जाएगा। आप चेक करो, आपका पीछे 2 आया था, देखो आपका पीछे 2 आया था, चेक कर लो, आपका सम ऑफ रूट्स 2 आया था ना, यानी ऐसी इक्वेशन के रूट्स, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो 3 आ रहा है। आप चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है जिससे क्वेश्चन जल्दी किए जा सकते हैं। वरना क्वेश्चन को करने का फिर वही मेथड होता है कि आप क्या करिए, एक एक स्टेप में सारी वैल्यूज निकालिए और फिर क्वेश्चन को करिए। बोलिए भाई, समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा be roots of equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 and alpha plus gamma and beta plus gamma be roots of ax square plus 2bx plus c equal to 0. Then prove that a square times b square minus ac is equal to small a square times b square minus ac. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, और अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा भी किसी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपको प्रूफ करनी है एक कंडीशन, वो कंडीशन मैंने हाईलाइट कर दी है कि ये कंडीशन आपकी आएगी प्रूफ होकर के। कैसे प्रूफ करेंगे आप, इसमें एक कॉमन चीज देखेंगे कि अगर, ध्यान दीजिएगा, कि अगर आप पहली इक्वेशन की डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालें, आप पहली इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालें और जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालें, तो वो सेम होंगे। भाई पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो उसके डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हुए, अल्फा माइनस बीटा। दूसरी इक्वेशन के रूट पे जरा ध्यान दीजिए,
वो अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा है। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो भी क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि डिफरेंस लेने से गामा कैंसिल होना जाएगा, मतलब माइनस करने से गामा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन दो इक्वेशंस का चाहे जो कुछ हो, डिफरेंस ऑफ रूट्स सेम होगा। अब आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस के डिफरेंस ऑफ रूट्स को सेम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो कैसे करेंगे एग्जाम में, सबसे पहले लिखेंगे गिवन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखने का तरीका बताया था। क्या बताया था मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखने का तरीका, आपको याद होगा अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स आप किस तरह से लिखेंगे। 100% आप लोगों को क्लियर है डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखने का मेथड। आप पीछे अपनी कॉपीज में जाकर के देख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स होगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस तरह से मैंने आपको लिखना सिखाया था, यानी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इसको मैंने बताया था कि d अपॉन ए स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, d अपॉन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो d आपका, इस इक्वेशन का d क्या है, इस इक्वेशन का d क्या है बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसका d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह 2b है, यानी हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए भाई, क्लियर हुआ भाई। डिफरेंस ऑफ रूट्स को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था ना, कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे लिख सकते हैं, d अपॉन ए स्क्वायर। और अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके अपनी नोट्स में रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए डिफरेंस ऑफ रूट्स को लिखने का मेथड, दिस इज नोन एज डिफरेंस ऑफ रूट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन सॉरी डी अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स को लिखने का मेथड। तो डिफरेंस ऑफ रूट होता है डी अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा आप लिखेंगे तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है उसका भी डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स बच्चों अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो देखिए कैसे आ रहा वो, ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। अगर आप इसका डिफरेंस करेंगे तो ध्यान दीजिए, डिफरेंस करने पर ये क्या बना, ये क्या बना है, ये बना है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ही बन गया ना वही सेम। और निकालेंगे तो क्या बनेगा, d अपॉन ए स्क्वायर। d क्या है, उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों ये बात अब आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार इसको यूज करूंगा कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, वो d अपॉन ए स्क्वायर है। और अगर अल्फा माइनस बीटा पूछेंगे तो वो रूट d अपॉन ए हो जाएगा। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस के डिफरेंस ऑफ रूट सेम है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो आप लिखेंगे 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4ac। सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर टाइम्स 4 से 4 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कैंसिल कर दीजिएगा कॉमन लेके, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो बच्चों जो हम लोग को कंडीशन प्रूफ करनी थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई है, यानी कि वो प्रूफ हो गई है। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप ना देख लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है. इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, if the sum of roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to sum of the squares of their reciprocals, then show that ab square comma a square c comma bc square are in AP. तो बच्चों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को क्या करने की ट्रिक है. साफ साफ क्वेश्चन में जो लिखा है आप उस क्वेश्चन में वही करिए कि इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो किसके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के बराबर है. ठीक है ना? यानी ये कंडीशन आपके पास गिवन है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स के इक्वल है इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स. तो बस यहाँ पे सारी कंडीशंस की वैल्यूज आप पुट करते चली जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि जिससे जो आपके पास गिवन क्वांटिटीज हैं वो एपी में नजर आएंगी. तो जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, जो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है इसको आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर. तो यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अल्फा बीटा सी अपॉन ए होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके. जब आप सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं. तो इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि ए बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर सी कॉमा बी सी स्क्वायर आर इन एपी. क्योंकि एपी की कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, वो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जाएगी.